भारत में एक कहावत प्रसिद्ध है। कहावत जिसको दूसरे अर्थों में लोकोक्ति कही जाती है या किंवदंतियां भी कही जाती है कहीं कहीं पर। तो और कहीं कहीं उसे मुहावरे भी कहे जाते हैं। लेकिन मुहावरे और किंवदंतियों में अंतर होता है। किंतु आज हमारा विषय मुहावरा और किंवदंतियों में अंतर पर नहीं है। हमारा विषय आज भाषा और बोली के अंतर पर है। तो आज उस संदर्भ में हम भारत के उसी लोकोक्ति से एक पंक्ति आपको कहना चाहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आपने देखना शुरू कर दिया है प्लूटस आईएएस की विशेष प्रस्तुति हिंदी साहित्य। आज संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जब हम हिंदी साहित्य का चयन करते हैं तो हिंदी साहित्य में भाषा और बोली में अंतर विषय से एक प्रश्न हर साल रहता ही रहता है। अगर हर साल नहीं हो तो हर दूसरे साल यह जो टॉपिक है ये रिपीट होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैंने जैसा कि कल आपको कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि प्लूटस आईएएस के मंच पर हम आपको संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज के परीक्षा के अंतर्गत जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है उसको मैं क्रमबद्ध तरीके से एक एक सिलेबस के एक एक बिंदु पर, एक एक टॉपिक पर मैं प्रतिदिन आपके सामने आता हूं और पूरे टॉपिक को मैं डिस्क्राइब करता हूं। मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं, उसके पक्ष विपक्ष, समाधान की राह, समस्या कहाँ है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करता हूं। कुल मिला के मैं ये कहूं कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको यूपीएससी जो डिमांड करता है उस उत्तर लेखन में, मतलब मुख्य परीक्षा के जो वैकल्पिक विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य में जो वो उत्तर लेखन, बच्चों से जो उत्तर लेखन का मतलब जो एक आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, मॉडल आंसर्स क्या होना चाहिए, उसके अंतर्गत मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊं उस टॉपिक में निहित जितने भी पॉइंट है उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, समस्या कहाँ है, समाधान की राह क्या हो सकती है, आगे की दिशा क्या हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करें। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इसी साल पूछा गया है। और आपको मालूम है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जब वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं, अगर क्योंकि मैं हिंदी भाषा और साहित्य पर मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रश्न पत्र 1 जो है वो प्रश्न पत्र 1 में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास खंड 1 के अंतर्गत आता है। इसीलिए मेरे मुंह से बार बार भाषा जो अगर निकल जाती है तो आप ये समझें कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही भाषा को ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि साहित्य भाषा के बिना नहीं होता है। तो पहले तो भाषा का जन्म हुआ होगा, कोई भाषा बनी होगी और भाषा से वह साहित्यिक रूप में परिणत हुआ होगा, तब वह साहित्य कहलाया गया होगा। तो इसीलिए इस जो संघ लोक सेवा आयोग जो वैकल्पिक विषय के रूप में जो अपने सिलेबस में शामिल किया उसका नाम है हिंदी साहित्य जी। और हर विषय के में 500 अंक का अंक निर्धारित होता है, 500 अंकों का पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है और 250 नंबर में खंड ए और खंड बी बटा होता है। हिंदी साहित्य में कुल मिलाकर 8 प्रश्न होते हैं। उस 8 प्रश्न में से आपको प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 5 जो है अनिवार्य होता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में 5 टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक में उस पर कहा जाता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए यह, और इसकी शब्द सीमा होती है 150 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी होती है। तो 150 शब्दों में टिप्पणी करनी होती है और एक प्रश्न माने एक टॉपिक जो है वो 10 नंबर का होता है। तो 5 को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो 50 नंबर का होता है। पहला माने प्रश्न संख्या
1 जो अनिवार्य है और खंड बी के अंतर्गत जो आता है प्रश्न संख्या 5, यानी कि पूरे पेपर में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये दोनों अनिवार्य होता है, जिसमें कुल मिला के आपको 10 टॉपिक पर टिप्पणी करनी होती है। उसके बाद और आप अन्य प्रश्न को लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत खंड ए में जो प्रश्न पूछा गया था कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है। एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न पत्र 1 का जो खंड ए है उसका जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस का नाम है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसका मतलब आपको भाषा का इतिहास पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ना आप साहित्य का पढ़िएगा। उसी के खंड बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले आपको हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना होता है, उसके बाद आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है। भाषा के अंतर्गत भी हम उस माने लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत से जो यात्रा प्रारंभ होती है, उसके बाद वो कैसे पाली प्राकृत होते हुए आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के रूप में जो हमारे सामने परिनिश्चित, परिष्कृत और मानकीकृत, और कई अर्थों में तो कहा जाए कि परिभाषिक शब्दावली भी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया गया था, तो परिभाषिक शब्दावली के रूप में, यानी कि कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहें तो यह कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्य भाषा के रूप में जो हिंदी हमारे समक्ष अभी जो उपस्थित है वह परिनिश्चित, मानकीकृत और पारिभाषिक शब्दावली से युक्त हिंदी है। तो हम खंड ए में जब हम टिप्पणी के संदर्भ में बात करते हैं तो ये 10 नंबर का प्रश्न होता है, 150 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो वहां मैं अपने बच्चों को जब बताता हूं, और क्योंकि यूट्यूब पे मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दूं, कि आप चार्ट के माध्यम से भी अगर उस चीज को लिख देंगे तो आपको 10 में से कम 8, 9 या कभी कभी 7 भी, लेकिन मुझे लगता है कि 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूं। हिंदी साहित्य हमेशा से संघ लोक सेवा आयोग में एक अंकदायी विषय रहा है, और हिंदी माध्यम में जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, मतलब कुल मिला के यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, उसमें उनको जो आईएएस बनाता है वह उसका वैकल्पिक विषय ही बनाता है, वैकल्पिक विषय और निबंध। क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पद विधा भी पढ़ते हैं, तो पद विधा में हम कविता पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, मुकरी पढ़ते हैं। मतलब आपके पास काव्य की पंक्तियां होती है, और काव्य की पंक्तियों को आप निबंध के पेपर में भी उसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए आपका निबंध ज्यादा प्रामाणिक दिखता है, और कई बार आप निबंध में अन्य बच्चों की अपेक्षा, जो अगर आप साहित्य पढ़े हुए हैं तो साहित्य, चूंकि आपका बैकग्राउंड अगर साहित्य का है तो साहित्य पढ़ करके आप निबंध में पंक्तियों के माध्यम से लिखते हैं, तो पंक्ति में आप कोट कर देते हैं, तो कोटेशन के रूप में जब आप देते हैं तो आपको ज्यादा अंक प्राप्त होता है। तो यह निबंध के पेपर में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह वैकल्पिक विषय के रूप में भी एक महत्वपूर्ण विषय है और सबसे अंकदायी विषय है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों से ये, मैं विद्यार्थियों से कहना ही चाह रहा हूं, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों से भी ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मुगालते में हो या किसी तरह का कोई भ्रम हो किसी को कि हमारा विषय जो है बहुत ज्यादा अंक देता है, उनसे पहला क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट वाज योर मीडियम, आपका मीडियम क्या था। और मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आपने हिंदी माध्यम में अगर आपने निबंध लिखा है और अगर आपने हिंदी माध्यम में अपनी परीक्षा दी है, तो हिंदी साहित्य नहीं बल्कि जो भी साहित्य है, क्योंकि भारतीय
भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो उसमें से आप किसी भी भारतीय भाषा का अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो वह ज्यादा अंकदायी विषय होता है। अगर आपने हिंदी में लिखा है तो मैं दावा कर सकता हूं कि अगर कोई 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 विषय जो ह्यूमैनिटीज का विषय नहीं है या सोशल साइंस का विषय नहीं है और उसमें अगर कोई बच्चा कहे कि मैं हिंदी में लिखा हूं और तब मुझे 300 नंबर मिला है, तो वो केवल अपना मार्कशीट हमको दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई आप हिंदी में लिखकर 300 नंबर लाए हैं। जबकि मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं और आपके सामने मैंने ताल ठोक कर कह रहा हूं कि हिंदी में इतनी क्षमता है, हिंदी साहित्य में इतनी क्षमता है कि वह आपको 300 प्लस से हमेशा अधिक नंबर देता है, 320, 330, 340। और यही जो जीएस पेपर में जो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो अंतर होता है 10 नंबर 15 नंबर का, वह आप हिंदी साहित्य में उसको पूरा कर लेते हैं और कई बार आप टॉप 10 में आते हैं, कई बार टॉप 20 में आते हैं, कई बार आप टॉप 50 में आते हैं, कई बार टॉप 100 में आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाइए, आप उत्तर में क्या नाम है पूरे बच्चों का आप रिजल्ट देखिए और रिजल्ट देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हिंदी माध्यम में जिन बच्चों ने हिंदी माध्यम में एग्जाम दिया है और जिनका सब्जेक्ट अगर लिटरेचर रहा है तो वो कई बार टॉप 10 कई बार टॉप 20 में आए हैं। और इसके पीछे बहुत सारा कारण जिम्मेदार है, लेकिन बहुत सारा कारण जिम्मेदार में से एक कारण तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश में हायर एजुकेशन की भाषा को इंग्लिश मीडियम बना दिया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चूंकि हम कॉलोनियल औपनिवेशिक शासन से जब निकले हैं, भले हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड सेट में ये चीजें हैं। और यूपीएससी में जो मेंबर जाते हैं और यूपीएससी में जो चेयरमैन बैठते हैं, उन सभी वह भी चूंकि समाज से ही निकला हुआ व्यक्ति है, वो कोई आसमान से तो उपजा हुआ व्यक्ति है नहीं, तो उनके मन में ये होता है कि हिंदी माध्यम में जो बच्चा लिखते हैं वह आमतौर पे कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। इतिहास को समझने के लिए हमको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, लैंग्वेज की जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विडंबना है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूं, मुझे याद है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। वो बच्चा दक्षिण भारतीय राज्य का एक बच्चा था, तमिलनाडु का, वो शोधार्थी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर था। उसने 3 बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और 3 बार में 2 बार वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्योंकि उनको हिस्ट्री में उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरे बार में वो इंग्लिश में लिखा और उसका सिलेक्शन हुआ पीएचडी में। जब पीएचडी में थेसिस लिखने की बारी आई, पहले तो सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस के बाद जब थेसिस लिखी जाती है, तो थेसिस लिखने की जब बारी आई तो हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अमूमन हर साल भारत के जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आता है उसमें द्वितीय स्थान पर, कभी कभी प्रथम स्थान पर रहता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो उसमें भी एलिटिज्म का ये बोलबाला है कि वहां भी अगर बच्चे को इतिहास अगर अंग्रेजी में वो नहीं लिख रहा है तो उसको कमजोर माना जाता है। ये कॉलोनियल सिस्टम, ये जो औपनिवेशिक शासन, जो वर्षों हम गुलाम रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के, ब्रिटिश हुकूमत के, साल दर साल कई सालों तक, यानी कहिए कि तकरीबन, वैसे तो हम लोग 700 साल तक गुलाम रहे हैं, लेकिन अगर केवल ब्रिटेन उपनिवेश की बात करें, हम ब्रिटिश उपनिवेश की बात करें, तो तकरीबन 300 साल तक तो हम गुलाम रहे। तो 300 साल तक की जो गुलामी है हमारे दिमाग में, वह दिमाग में ये बैठा दिया गया है लोगों को कि हिंदी माध्यम में या क्षेत्रीय भाषाओं में जो बच्चे लिखते हैं उनका अकादमिक जो बैकग्राउंड होता है वो कमजोर होता है, जबकि ऐसा है नहीं। यह जनरलाइजेशन थियरी है, जिसको हम सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और जीवन में 99% लोगों में आप देखेंगे कि वह 99 विषयों में जब वो निर्णय लेने लगते हैं तो जजमेंटल हो जाते हैं। उस पर एक फिल्म भी बनी थी, जजमेंटल हो क्या, जजमेंटल हो जाते हैं वो, माने वो तत्व जनरलाइजेशन का थ्योरी अपना लेते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत अपना लेते हैं।
ऐसा है तो ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो खैर ये बहस का बिंदु है, हम किसी दिन जीएस में इस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो इस बार भी पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, अमूमन 10 नंबर में तो ये फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, ये कन्फर्म है 10 नंबर में। कई बार ये 15 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है और कई बार ये 20 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो हम जो आपसे आज बात करेंगे वह बात करेंगे इसके हम इसका समग्र विश्लेषण करेंगे, माने पूरा हम इसका डिस्क्राइब करेंगे, आपको डिस्क्राइब करके उसका आंसर आपको बताएंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो पहला बिंदु तो ये हो गया। अगर ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप चार्ट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर 10 नंबर के नहीं 15 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप भूमिका दीजिएगा, चार्ट दीजिएगा और अंत में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो भूमिका, पृष्ठभूमि, चार्ट और अंत में निष्कर्ष। आपका काम तमाम। आपको 20 नंबर में तकरीबन 17, 18, 19 जो है वो नंबर मिल जाएगा। आपकी लेखन शैली कैसी है, आपका वाक्य विन्यास कैसा है, आप व्याकरणिक त्रुटि तो नहीं करते हैं, इन सब चीजों का केवल आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मैं दावा कर रहा हूं, ऑन कैमरा ये कह रहा हूं कि आपको 300 प्लस 320 से लेकर 340 नंबर तक लाने मतलब जो अंक प्राप्त होगा आपको, वह 320 से 340 नंबर लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बस उसका शर्त केवल एक है कि आप में मात्रात्मक त्रुटियां नहीं हो, आप बर्तनी के स्तर पर गलतियां न करें और व्याकरणिक नियमों का पालन करें। यानी कि वाक्य विन्यास, जब आप वाक्य बनाते हैं तो वाक्य विन्यास के संदर्भ में आप व्याकरणिक नियमों का पालन करें। तो आइए हम बात करते हैं भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है। इसकी अगर हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका ऐसे ही लिखेंगे कि मानव सभ्यता के विकास में भाषा और बोली दोनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली या प्रभावी माध्यम भाषा है। बोली भी संचार का साधन है, किंतु यह अधिकतर स्थानीय और अनौपचारिक स्वरूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। भाषा जो है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तर पे यूज होता है, किंतु बोली जो है आमतौर पर इसका क्षेत्र तो स्थानीय होता है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो वाणी जो है यानी बोली जो है वह अपना स्थानीय स्वरूप ग्रहण किया रहता है। अक्सर लोग भाषा और बोली को समानार्थी मान लेते हैं। समानार्थी का अर्थ होता है समान जोड़ अर्थ। जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो समान जोड़ अर्थ, और आप जानते हैं कि संधि विच्छेद का नियम है कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो समान प्लस अर्थी इक्वल टू समानार्थी। ये जो आ है और माने अ जो था ये आ में चेंज हो गया तो ये समानार्थी हो गया, समानार्थी मान लेता है, जबकि ये समानार्थी होता नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि इनके बीच कई स्तरों पर स्पष्ट अंतर मौजूद है। और वह मुख्य अंतर क्या है, तो आइए हम इस पर बात करें कि अगर हम भाषा और बोली में मुख्य अंतरों की पहचान करें तो पहला अंतर तो यह हो सकता है कि इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है और इसकी व्याप्ति, अर्थात ये कहां तक पाया जाता है, किस भौगोलिक भूभाग तक इसकी मतलब इसकी सीमा हो सकती है, कहां तक ये प्रयोग हो सकता है। यानी कि कुल मिला के एरिया एंड स्कोप क्या है। ये आप आंसर में ये अंग्रेजी नहीं लिखिएगा, आप अंग्रेजी, मैं आपको समझाने के लिए अंग्रेजी लिख रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो केवल क्षेत्र और व्याप्ति लिखिएगा, या भौगोलिक क्षेत्र और व्याप्ति है, इतना ही लिखिएगा। अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में इतना समय भी नहीं होगा कि आप अंग्रेजी पर माने केंद्रित करें। आपको समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा है ताकि आप समझ पाए। भाषा, तो भाषा का भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह एक या एक से अधिक राज्यों या देशों में बोली जाती है। जैसे आप देखेंगे क्या कि मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। बगल का जो देश है हमारा नेपाल, वहां भी हिंदी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो इसका मतलब है
कि भाषा का जो क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा वो बहुत व्यापक होगा। यह एक या एक से अधिक राज्यों में, जैसे हिंदी में ही देख लीजिए आप, हिंदी भाषी राज्यों में बहुत सारे राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब जो एरिया है इसमें, इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो यह एक या एक से अधिक राज्यों और देशों में बोली जाती है। यह कई बोलियों का समूह होती है। भाषा जो होता है वो कई बोलियों का समूह होता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। इसी के भीतर अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी अनेक बोलियां आती है। कन्नौजी भी आप उसमें जोड़ लीजिए, मतलब बुंदेली भी जोड़ लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र, बहुत व्यापक होता है और यह एक या एक से अधिक राज्यों में या देशों में बोली जाती है। जबकि बोली का भौगोलिक दायरा क्या है? तो बोली का भौगोलिक दायरा या क्षेत्र जो होता है बहुत सीमित होता है। यह बहुत व्यापक होता है लेकिन बोली जो होता है वो सीमित होता है। भाषा बहुत व्यापक, बोली का जो भौगोलिक क्षेत्र या दायरा है वो बहुत सीमित। यह आमतौर पर किसी जिले, तहसील या गांव तक ही सीमित होती है और इसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी भाषा के तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि बोली से ही बाद में भाषा बनती है। और कल के क्लास में हमने आपसे बात किया था कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा कैसे पहले बोली के रूप में प्रारंभ हुआ, फिर वह भाषा बना और मध्यकाल में तो वह साहित्यिक भाषा बना। और एक ऐसा भी दौर आया जब मध्यकाल में वह ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही अखिल भारतीय स्तर पर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो कल के क्लास में हमने इस पर बात कर ली थी। आज हम ये बात करेंगे कि भाई जो भाषा का क्षेत्र होगा बहुत सीमित होगा। यह किसी एक जिला, एक तहसील, एक प्रमंडल या एक स्थान विशेष के दायरे में सीमित होगा और इसका उपयोग करने वाले की जो संख्या होगी, इसको बोलने वाले की जो संख्या होगी वो भाषा के अपेक्षा कम होगी। अब आते हैं स्वरूप और संरचना, इसका नेचर और स्ट्रक्चर्स क्या है, इस पे बात करेंगे। मैंने बार बार कहा आपको कि भाई ये अंग्रेजी आप नहीं लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप अपने एग्जामिनेशन के, अगर आप सामान्य दिनों में भी अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप उत्तर लेखन के संदर्भ में जब आप उत्तर लेखन करेंगे तो ये लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट से तो अभी बाहर नहीं निकले हैं ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल दूं कि स्वरूप और संरचना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और हिंदी भाषा माने हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय तो वो बच्चे भी बनाते हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं, माने जो बैचलर में हिंदी नहीं पढ़े होते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़े होते हैं। और यूपीएससी तो कहता है कि भाई हम जो सिलेबस, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए और 21 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष ही होना चाहिए। उससे अधिक आयु है तो आप एलिजिबल नहीं है सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो अपने अपने रिजर्व कैटेगरी के अनुसार किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, ये जोड़ते जाइए आप। तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, किसी दूसरे दिन पर बात करेंगे। हम उसको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो भाषा का जो है अपना एक निश्चित और मानकीकृत व्याकरण होता है। इसके प्रयोग के लिए कुछ सुव्यवस्थित नियम होते हैं। जब मानकीकृत व्याकरण होगा तो कुछ सुव्यवस्थित नियम भी होगा। साहित्य, पत्रकारिता और सरकारी कामकाज में इसका मानक स्वरूप ही प्रयुक्त होता है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि हवा बहता है कि बहती है, समझ में नहीं आ रहा है। दही खट्टा है कि खट्टी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदया और अंत में लिख देंगे महाशया के बदला में महाशय, और उसमें आप माने भवदीय या फिर प्रार्थी के अर्थ में आप शब्द को चेंज कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। पुलिस अधीक्षक या उपाधीक्षक लिखना है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो समस्या है। इसलिए इसमें कुछ सुव्यवस्थित नियम होगा और सरकारी कामकाज में या साहित्य में या
इस भाषा से संबंधित जो पत्रकारिता होती है उसमें इसका मानक स्वरूप ही प्रयोग होता है। भाषा का एक विशिष्ट और परिष्कृत रूप होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता है। याद रखिएगा, बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है, यह बहुत लचीली होती है और बोलचाल के दौरान व्याकरणिक नियमों में ढील भी पाई जाती है और इसका कोई निश्चित स्वरूप भी या मानक स्वरूप भी नहीं होता। इसका कोई स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म नहीं होता है। मानक स्वरूप का अर्थ वही हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म नहीं होता है इसका। अब आइए आगे, इसका डेवलपमेंट और लिटरेचर क्या है, यानी कि विकास, इसका विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे हुआ है, बोली का विकास कैसे होता है और साहित्य क्या है। तो भाषा का जो है, भाषा समय के साथ भाषा का सतत विकास होता है, ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इसका होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें समृद्ध और विविध लिखित साहित्य की रचना होती है। लिखित माने रिटेन फॉर्म में लिखे गए साहित्य की रचना होती है, पाई जाती है, जैसे इसमें पाई जाती है, जैसे कविता, उपन्यास, नाटक, लेख, संस्मरण, निबंध या साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं या आलोचना, ये सभी जो है इसमें इसका एक निश्चित और लिखित साहित्य होता है। यह शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और बौद्धिक विमर्शों की भी वाहक होती है, जबकि बोली का विकास सीमित होता है। इसमें लिखित साहित्य बहुत कम मिलता है, लेकिन मौखिक परंपरा, यहाँ पे मौखिक परंपरा नहीं है, लेकिन बोली में मौखिक परंपरा जैसे लोकगीत, लोक कथाएं और कहावतें बहुत समृद्ध होती है। इसका साहित्य मुख्यतः मौखिक और सामूहिक स्मृति पर आधारित होता है। कई बार ये मौखिक और साहित्यिक स्मृति पर आधारित होगा, किंवदंतियों के रूप में, कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है उसका, तो वो मौखिक और वाचन परंपरा के अंतर्गत होता है। इसको रिकॉग्नाइजेशन और स्टेटस का क्या मामला है, इसमें माने मान्यता और दर्जा कैसे दी जाती है, तो इस स्तर पर क्या अंतर है भाषा में और बोली में। तो भाषा को संवैधानिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए भाषा के लिए आप देखते होंगे क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है, 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। तो इसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। इसे शिक्षा, शासन और सरकारी कार्यों का माध्यम बनाया जाता है। किसको? भाषा को। राष्ट्रीय और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं पहचान बनाती है। जैसे कई बार आप सुनते होंगे क्या कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो दिग्वंत हो चुके हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ गए तो वहां उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही है, अपना वक्तव्य जो है उन्होंने हिंदी में दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी कभी राष्ट्रीय और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषाएं जो है अपनी पहचान बनाती है। जबकि बोली जो है, बोलियों को सामान्यतः कोई औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। एक ही राज्य में कई बोलियां बोली जाती है, एक ही क्षेत्र विशेष में जाइएगा, दूसरे क्षेत्र माने तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में अनेक बोलियां बोली जाती है। तो बोलियों का उनका उपयोग केवल स्थानीय और सामाजिक संचार तक ही सीमित रहता है। सामाजिक संचार माने क्या? उस स्थानीय क्षेत्र विशेष में ही वह जो आपस में जो हम बातचीत करते हैं, उन बोलियों का जो आपस में जो बातचीत करने वाले जो संचार के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो यह बोली स्थानीय स्तर तक ही सीमित होती है। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका पढ़ेंगे कि प्रयोग का क्षेत्र, हम भाषा का प्रयोग का क्षेत्र क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड ऑफ यूजेस। तो इसके प्रयोग का क्षेत्र क्या है, फील्ड ऑफ यूजेस क्या है। तो भाषा का जो प्रयोग होता है वो बहुत व्यापक स्तर पर होता है। इसका उपयोग शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया इत्यादि में होता है। यह समाज के औपचारिक और अनौपचारिक, ये याद रखिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पक्षों में उपयोगी होता है। जबकि बोली का जो प्रयोग होता है वह सीमित होता है। देखिए यहाँ पे यह बहुत व्यापक होता है, जबकि इसका प्रयोग
सीमित होता है। भाषा जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में, समाज में दोनों रूपों में इसका प्रयोग होता है, जबकि बोली का जो प्रयोग होता है वह समाज में केवल अनौपचारिक रूप में होता है। बोली के संदर्भ में हम बात करें तो यह मुख्यतः पारिवारिक, स्थानीय और सांस्कृतिक बातचीत में ही प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग औपचारिक या तकनीकी कार्यों के लिए नहीं किया जाता, जबकि भाषा में क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थिति में इसका उपयोग होगा। तकनीकी शब्दावली के लिए भी, तकनीकी शब्दावली भी इसके लिए लिखे जाते हैं, सब तकनीकी शब्दावली भी इसके लिए गढ़े गए हैं। तो यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पक्षों में ये उपयोगी होता है, जबकि बोली क्या होता है, औपचारिक या तकनीकी कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब आएंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार के स्तर पर भाषा में क्या अंतर है और बोली में क्या अंतर है। शब्द भंडार जिसको आप अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं, तो आप आंसर में जब लिखिएगा तो वोकैबुलरी नहीं लिखिएगा। मैं आपको समझाने के बाद कहता हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए इससे। अगर आप मानविकी विषय की यानी कि ह्यूमैनिटीज के विषय के बैकग्राउंड से अगर आप नहीं है, तो कम से कम अगर आप दूसरे विषय से, जैसे मान लीजिए आप बीटेक करके आए हैं, आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं, आप बैंकिंग पढ़ के आए हैं, आप एमबीए करके आए हैं, तो कई बार आपको हिंदी के शब्द अगर समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी आपको समझाने के लिए किया है। मैंने यहाँ पे ये शब्द दिया है, तो आप समझिए केवल, लेकिन आप आंसर में ये वोकैबुलरी अंग्रेजी वर्ड में मत लिखिएगा, डायरेक्ट शब्द भंडार, क्योंकि आपके पास समय, एक सीमित समय में आंसर लिखना होता है आपको। तो आप कोशिश करिए कि सब कुछ को व्यवस्थित ढंग से लिखें और अनावश्यक विस्तार से बचें। मैंने चूंकि क्लास के शुरू में ही कहा है कि मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा कि यह अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लिखेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लिखेंगे, और 20 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो आइए, तो भाषा का जो शब्द भंडार होता है वो बहुत समृद्ध और विस्तृत होता है, क्योंकि भाषा में क्या होता है, अनेक भाषाओं और बोलियों से शब्द ग्रहण की क्षमता होती है। इसीलिए आप सुनते होंगे क्या कि देशज शब्द, विदेशज शब्द, भाषा पे जब बात करते हैं हम तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द क्या है भैया, संस्कृत का एकदम शुद्ध रूप। तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, अग्नि आग बन जाता है। देशज शब्द क्या है, जो देसी भाषा का शब्द है, जो देसी बोली का शब्द है। विदेशज शब्द क्या है, तो विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से लिए, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, हम कहते हैं मसाल, तो मसाल तो फारसी का शब्द है। तो भाषा में अनेक अन्य भाषाओं से भी और अन्य बोलियों से भी यह शब्द को ग्रहण करती है। इसीलिए भाषा का जो शब्द भंडार होता है वह समृद्ध और विस्तृत होता है, और समय समय पर नए शब्दों का निर्माण भी भाषा के अंतर्गत होता रहता है। भाषा जो है वह गतिशील होता है, और हिंदी में वो क्षमता है कि हिंदी ने किसी के साथ बैर की भावना नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि आप जो भी आइए हम सबको ग्रहण करेंगे, और हिंदी ने अन्य भाषाओं और अन्य बोलियों से बहुत सारे शब्द ग्रहण किए हैं, और उसका ज्यों का त्यों रूप उन्होंने ग्रहण किया है। हिंदी साहित्य ने उसको ग्रहण किया, हिंदी भाषा ने ग्रहण किया है। और आप देखेंगे कि साहित्य में जब हम लिखते हैं तो हम उस शब्द को भी, हम रेलवे स्टेशन ही लिखते हैं, हम वहां नहीं कहते हैं कि ध्रुव सकट विश्रामालय, हम वहां कहते हैं रेलवे स्टेशन ही। रेलगाड़ी के लिए हम रेलगाड़ी शब्द ही प्रयोग करते हैं, तो हम एडिट रूप में उसको यूज करते हैं। बोली का शब्द भंडार कैसा होता है, तो क्योंकि भाषा का अगर समृद्ध और विस्तृत होगा तो बोली का शब्द भंडार क्या होगा, सीमित होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है, स्थानीय, घरेलू और सांस्कृतिक शब्द जो होता है, कल्चरल जो आइडेंटिफिकेशन होता है इंसान का, कल्चरल जिसको हम सांस्कृतिक पहचान कहते हैं, तो सांस्कृतिक पहचान क्योंकि शब्द से भी जुड़ा हुआ है, बोलियों से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें सांस्कृतिक शब्द भी पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण की प्रवृत्ति इसमें अपेक्षाकृत कम होती है। बोलियों में आमतौर पे अन्य बोलियों या अन्य भाषाओं से ये शब्द ग्रहण नहीं करता है,
इसीलिए इसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है, स्थानीय होता है या घरेलू स्तर तक ही सीमित होता है, और इसमें सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ शब्द होता है। जबकि भाषा में का जो शब्द भंडार होगा वो विस्तृत होगा, यह अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करता है और अन्य बोलियों से भी ये शब्द ग्रहण करता है। और हिंदी के मामले में तो यह स्थिति है कि हिंदी ने दूसरी भाषाओं से भी और दूसरी बोलियों से भी शब्द को ग्रहण किया है और उसको उसी रूप में उपयोग किया है। इसके बाद है व्यवहारिक अंतर, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें। तो व्यवहारिक भाषा का क्या मतलब अंतर होता है और बोली में क्या अंतर, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा, जब कोई बोली साहित्य, शिक्षा और शासन में मान्यता प्राप्त कर लेती है और उसका व्यापक उपयोग होने लगता है तो क्या हो जाता है, वो भाषा का रूप ले लेती है। इसका सामाजिक दर्जा या मान्यता क्या होता है, अधिक होता है। जबकि बोली के साथ क्या होता है, या अन्य बोलियां स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहकर बोली ही कहलाती है, वो सीमित रहता है इसीलिए बोली कहलाती है। इसका सामाजिक दर्जा या मान्यता अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। जबकि इस भाषा का सामाजिक दर्जा या मान्यता क्या होता है, अधिक होता है। शासन भी इसको मान्यता प्रदान करता है। संपर्क और सह अस्तित्व क्या होता है, कंटैक्ट एंड को एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो भाषा जो है वो विभिन्न बोलियों के आपसी संपर्क और साहित्यिक विकास से बड़ी बोलियां धीरे धीरे क्या होती है, भाषा का रूप ले लेती है। इसीलिए मैंने कहा था कि मध्यकाल में ब्रज भाषा जो है वह पहले बोली से शुरू हुई थी, बाद में वह भाषा बनी और मध्यकाल में वो साहित्यिक भाषा बनी, अखिल भारतीय स्तर पर साहित्यिक भाषा बनी। सूरदास, नंददास और उस परंपरा में जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों ने इसमें योगदान दिया और मध्यकाल में ब्रज भाषा अखिल भारतीय स्तर पर साहित्यिक भाषा के रूप में वह अपना स्थान प्राप्त की थी। यही हाल अवधि का भी था, जिसमें पद्मावत हो, सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रेमाख्यान हो, या फिर तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो था वह मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में। आज अवधि जो है वह पूर्वी हिंदी का एक बोली है ना, जो कि हिंदी के अंतर्गत हिंदी की बोली है केवल वह, जबकि मध्यकाल में वह साहित्यिक भाषा थी। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैंने बोलियों, जब यह भाषा जो है, जब विभिन्न बोलियों के आपसी संपर्क और साहित्यिक विकास से बड़ी बोलियां क्या होती है, धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। जब कोई बोली व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होकर संचार का प्रमुख माध्यम बन जाती है तो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जबकि बोली के साथ क्या होता है, तो बोली यह भाषा का आधार और स्रोत होती है। भाषा जो होती है उसकी शुरुआत बोली से ही होती है, इसलिए मैंने कहा कि स्रोत होती है, यही सोर्स यही है ना, और बेस भी यही है, बोली से ही भाषा बनती है। तो इसीलिए यह भाषा का आधार और स्रोत होती है। भाषा और बोली का अस्तित्व मानव समाज की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। मानव समाज के बीच जो सांस्कृतिक जो विविधता है उस विविधता को दर्शाने के लिए बोली जो है एक सबसे सशक्त माध्यम है और ये इसके सह अस्तित्व को भी बताता है, को एग्जिस्टेंस को भी बताता है। अब आइए सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है इसके प्रति। तो भाषा जो है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे हम, तो समाज शास्त्रीय दृष्टि से भाषा का स्वरूप जो होता है वह स्थिर और मानकीकृत होता है। याद रखिएगा, यह स्थिर और मानकीकृत होगा। इसे प्रतिष्ठा और मान्यता प्राप्त होती है, सरकारी स्तर पे भी इसको प्रतिष्ठा मिलती है, मान्यता प्राप्त होती है, और समाज में तो इसको प्रतिष्ठा और मान्यता मिलती ही है। जबकि बोली को अगर हम सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बोली का स्थान अपेक्षाकृत क्या होता है, भाषा के अपेक्षाकृत निचला होता है, यानी कि निम्न होता है। ये क्या होता है, निम्न होता है, निम्न, समझ जाएंगे आप, ये निम्न लिखा हुआ है, निम्न होता है। यह सामाजिक परिवर्तन
और जनसंपर्क के अनुसार क्या होता है, बदलती रहती है। इसीलिए मैंने कहा था कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। जनसंपर्क जैसा होगा, बानी जो है, बोली जो है, बदल जाएगी। अब आइए, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, बौद्धिक विकास की बात करेंगे हम। तो भाषा में जो है दर्शन, विज्ञान, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। यह सांस्कृतिक धरोहर और बौद्धिक चेतना का क्या बनती है, माध्यम बनती है। जबकि बोली जो है, बोली में लोक संस्कृति है ना, लोक संस्कृति की बात होती है। फोक कल्चर जिसको बोलते हैं आप, लोक कला का नाम आपने सुना होगा। तो लोग, इसीलिए कई बार बोली जो होती है, जब आप मैलांचल पढ़ेंगे, मैं जब बच्चों को मैलांचल पढ़ाता हूं तो उसमें जब मैं विद्यापति के गान को पढ़ाता हूं तो उसमें कहता हूं कि देखिए जो रेणु जो लिखे, वो रेणु कैसे लिखे हुए हैं, कि बताइए कि ये जो लोग हैं, जब ये विद्यापति के गान को गाते हैं तो इनकी कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं होती है, या ये कहें कि ये स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये विद्यापति के गान को गाते हैं, यानी विद्यापति के जो रचे गए पद हैं, जब उनको गीत के रूप में गाते हैं, तो ये भले ही माने आधुनिक मान्यताओं के अनुसार, या ये कहिए जो जिन्होंने भले ही स्कूल एजुकेशन नहीं लिया है, या दूसरे शब्दों में जो शिक्षा से दूर हैं, या जिसको हम निरक्षर या अनपढ़ कहते हैं, उनमें भी विद्यापति के गान माने बसते हैं। तो कुल मिलाकर के बोली जो है वो लोक संस्कृति और लोक परंपरा जो होती है उसकी वाहक होती है। यह मुख्यतः लोकगीत है ना। कई बार आप सुनते हैं, जौने शहरवा में पिया मोर नौकर, आगी लगे शहर जली जाए रे। आपने माननीय अवस्थी के द्वारा इसको सुना होगा, इस गाना को। और उसमें जो एक बिरहनी जो है, माने बिरहनी क्या है, एक नवयौवना है जिसकी शादी हुई है, उसका पति जो है प्रवासन करने को मजबूर है, क्योंकि उसको अपने शहर में नौकरी नहीं मिल रही है, परिवार चलेगा कैसे। तो पति जा रही है, नवविवाहिता स्त्री है, नवविवाहिता स्त्री के मन में उमंग है, तमाम तरह की भावनाएं हैं, उसमें काम भावनाएं भी हैं, जिसको आप सेक्सुअलिटी कहते हैं, तो वह भी उसके अंदर है। अब वो उस बात को कैसे बयां करे, और पति की मजबूरी ये है कि भाई उसको नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, नौकरी नहीं करेगा तो फिर घर का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो वो औरत कैसे कहती है, वो स्त्री कैसे मैंने अपने दुख को कहती है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। वो रेलगाड़ी को अपनी सौतन मान रहा है, बैरी मान रहा है, दुश्मन मान रही है वो, कि रेलगाड़ी ही उसकी दुश्मन है, कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। ये रेलगाड़ी जो है हमारा, ये इतना बड़ा बैरी है हमारा, इतना बड़ा दुश्मन है, जो मेरे पिया को, मेरे प्रियतम को लेके जा रहा है। और उस स्त्री का देखिए मतलब क्या निकल रहा है, जौने शहरवा में पिया मोर नौकर, माने जिस शहर में प्रिया, मेरे पिया जो है वो जा रहे हैं नौकरी करने, आगी लगे शहर जली जाए रे। मतलब उस शहर में आग लग जाए, दंगा हो जाए, और शहर जो है जल जाए, और मेरा प्रिया वापस आ जाए। वो स्त्री ये तक कहती है कि जौने टिकसवा से पिया मोड़ गईलीस। ये जो है आप समझिए, ये अवधी और भोजपुरी का मिला जुला रूप है ये, इसलिए मैंने कहा कि बोली है तो लोकगीतों में पाया जाता है ना। तो लोकगीत में क्या होगा कि माने लोकगीत में, लोक रीति रिवाज में और अनौपचारिक संचार तक ही यह बोली जो है सीमित होती है। अब आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कैसे प्रयोग होता है ना। तो भाषा जो है, भाषा का उपयोग सीमाओं के पार भी किया जाता है। सीमाओं माने अगर हम देश की सीमाओं के संदर्भ में बात करें कि देश की सीमाओं के पार भी इसका प्रयोग होता है, इसका उपयोग होता है। कई भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधन के रूप में संपर्क भाषा बनती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश। आप हिंदी में हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं और जिस देश में हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी बोलते हैं, वहां उस देश की बोली अगर आपको नहीं आती तो आप हिंदी में बात करते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि जब भारत से कोई डेलीगेट्स जाता है या भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं किसी अन्य देश में, या
भारत के राष्ट्रपति या जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो डेलीगेट जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे एक ट्रांसलेटर होता है जो दोनों भाषाओं को जानता होता है, उस देश की भाषा को भी और इस देश की भाषा को भी। अगर मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आता है और वो अमेरिका गए हैं, अब वहां ट्रंपवा जो है, ट्रंपवा अंग्रेजी में बोल रहा है और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लीजिए वो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां बीच में जो इंटरप्रेटर होगा, जो ट्रांसलेट करके बताएगा, जो ट्रंपा बोलेगा हे गाइस व्हाई आर यू फाइटिंग, ये जब बोलेगा तो ट्रांसलेटर जो उसको ट्रांसलेट करके मोदी जी को कहेगा कि अरे दोस्तों तुम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो कुल मिला के हमारा कहना यह था कि जो भाषा जो है वह किसी देश की सीमाओं के पार भी बोली जाती है और यह कई भाषाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क साधन के रूप में, संपर्क स्थापित करने के रूप में संपर्क भाषा बनती है, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और अन्य भाषाएं भी है। नॉट ओनली हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश, और भी भाषाएं, फ्रेंच, चाइनीज, कोरियन, मंडारिन। मंडारिन तो खैर उत्तरी चीन तक ही बोली जाती है। तो खैर बोली जो है, बोली का प्रयोग प्रायः सीमित क्षेत्र तक ही होता है, इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाता है। बोली का स्थानीय क्षेत्र तक ही होता है। जैसे मंडारिन, तो मंडारिन क्या है, उत्तर चीन के क्षेत्र में ही पाई जाती है, उत्तर चीन के क्षेत्र में ही बोली जाती है, तो वहीं उसका प्रभाव है, उसके आगे तो प्रभाव नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आदमी अवधी बोल रहा है या भोजपुरी बोल रहा है, तो भोजपुरी जानने वाला क्षेत्र होगा उसी विशेष में जानेगा ना, अवध का जो क्षेत्र होगा उसी में जानेगा ना, कन्नौज का जो क्षेत्र विशेष होगा उसी में ना वो लोग जानेगा। बुंदेली है तो बुंदेल के क्षेत्र विशेष में, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र विशेष है उसी में बोला जाएगा। वो कन्नौजी तो कन्नौज के क्षेत्र विशेष में ही बोला जाएगा। मारवाड़ी है तो मारवाड़ का जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र विशेष में बोला जाएगा। ब्रज है तो ब्रजमंडल का जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत बोला जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बोली जाती है, और जबकि भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। अब आइए आगे। हाँ, मैंने कहा था कि इसी चीज को अगर ये 10 नंबर के क्वेश्चन में दे आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, इस चार्ट को केवल लिख दीजिएगा, 150 शब्द पूर जाएगा। अंत में निष्कर्ष के रूप में एक दो तीन लाइन लिख लीजिएगा, और अगर इच्छा हो, आप समय देख लीजिएगा, अगर इच्छा हो और शब्द सीमा के अंतर्गत अगर आ रहा हो तो आप भूमिका में जो मैंने लिखा है उसमें दो तीन चार लाइन मैंने लिखा, उसमें से 1-2 लाइन आप लिख दीजिएगा, उससे आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर में आप भूमिका लिख दीजिएगा, ये चार्ट को लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा, और अंत में निष्कर्ष में 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। और अगर 20 अंक का प्रश्न हो तो उसमें भूमिका थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा, फिर इसको चार्ट के रूप में बना दीजिएगा और अंत में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। तो भाषा और बोलने का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, तो इसका आधार क्या होगा, तो भाषा का अगर क्षेत्र और व्याप्ति के आधार पर, तो भाषा का व्यापक होगा, यह अनेक राज्यों और राष्ट्रों तक होता है। बोली जो होता है वो सीमित होता है, ये जिला, गांव या स्तर विशेष तक होता है। स्वरूप और संरचना के आधार पर भाषा जो होती है उसका एक निश्चित स्वरूप होता है, इसकी संरचना और स्वरूप जो होता है उसके अंतर्गत एक मानकीकृत व्याकरण होता है, जबकि स्वरूप के स्तर पर बोली जो है शिथिल होती है, इसकी संरचना जो होती है वो लचीली होती है। विकास और साहित्य, तो भाषा में एक समृद्ध साहित्य होता है, इसमें विज्ञान, दर्शन और अन्य विषयों से भी, अन्य मतलब क्षेत्र से भी जुड़े हुए विषयों से जुड़े हुए साहित्य का लेखन होता है। जबकि भाषा जो में होता है वो मौखिक साहित्य होता है, इसमें लोकगीत और कहावतें होती है। उसके बाद मान्यता और दर्जा के स्थान पर, तो ये संवैधानिक रूप से इसको मान्यता मिलती है, इसको शैक्षणिक मान्यता भी मिलती है। इसलिए मैंने कहा था कि संविधान का अष्टम अनुसूची में जो 22 भारतीय भाषा है उसको भारत सरकार ने मान्यता दी है। बोली में प्रायः कोई औपचारिक मान्यता नहीं होती है। प्रयोग का क्षेत्र, तो ये शिक्षा, शासन, व्यापार, मीडिया या अन्य क्षेत्रों में होती है और व्यापक होता है। जबकि बोली जो होती है स्थानीय, पारिवारिक और स्थानीय बोलचाल में ही यूज होता है। शब्द भंडार, तो भाषा में विस्तृत शब्द भंडार होता है, समृद्ध शब्द भंडार होता है, और अन्य बोलियों और भाषाओं से भी ये क्या करता है, शब्द को ग्रहण करता है। जबकि बोलियों में क्या होता है, यह सीमित होता है, इसमें स्थानीय शब्द मुख्य रूप से प्रधान होते हैं। प्रयोग की व्यापकता, तो
भाषा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तर पर इसका प्रयोग होता है, जबकि बोली में ये केवल दैनिक साधारण जीवन या आम जीवन में इसका उपयोग होता है, और यह केवल और केवल अनौपचारिक रूप में इसका उपयोग होता है, औपचारिक रूप में यूज नहीं होता है, इसका औपचारिक रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। व्यवहारिक अंतर क्या है? तो इस भाषा में मान्यता मिलने पर बोली जो हो जाती है वो भाषा बन जाती है, और मान्यता न मिलने के कारण ही बोली बोली रहती है। संपर्क एवं सह-अस्तित्व के मामले में क्या है? तो बड़ी बोलियां भाषा का रूप ले लेती है, जबकि बोली जो है भाषा का आधार और स्रोत, यानी कि बेस एंड सोर्सेस दोनों होता है। बोली ही उसी से भाषा बनती है। सामाजिक दृष्टिकोण में क्या होता है? तो भाषा जो होती है आमतौर पर स्थिर होती है, ये प्रतिष्ठित होती है, जबकि बोलियां जो होती है वो परिवर्तनशील होती है और स्थानीय स्तर तक ही सीमित होती है। सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के संदर्भ में तो भाषा जो है उसमें एक समृद्ध साहित्य होता है, विज्ञान होता है, वो संस्कृति का वाहक होती है, जबकि बोली जो होती है वो लोक संस्कृति और परंपरा का वाहक होती है। देखिए 11 पॉइंट उन्होंने बता दिया, अगर आप 15 पॉइंट लिख लेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 पॉइंट आपने लिख दिया दोनों तरफ से, कौन टीचर होगा जो आपको 8 नंबर नहीं देगा? नियमबद्धता क्या होगा? तो भाषा में निश्चित नियम होगा, औपचारिक व्याकरण होगा, इसका एक नियम होगा। इसमें भाषा में नियम, बोली में जो है वह नियम शिथिल होगा, यह स्वाभाविक होगा। नियमबद्धता में क्या होगा? तो भाषा में जो होता है एक निश्चित नियमबद्धता होगी, औपचारिक, इसका एक औपचारिक व्याकरण होगा, जबकि बोली में नियम जो होते हैं वह आमतौर पर शिथिल होते हैं, और स्वाभाविक प्रकृति जो होता है, जो उसका मूल स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में बोलियों का उपयोग किया जाता है लोगों के द्वारा। इसमें मानक रूप क्या होता है? तो भाषा में एक मानक रूप होता है, यह मानकीकृत होता है, इसका एक व्याकरण होता है, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। साहित्य और शिक्षा और सरकारी पत्राचार में या आपसी संपर्क में, सरकारी स्तर पर जो संपर्क होता है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि मानकीकृत रूप में इसका प्रयोग होता है। बोली में कोई मानक नहीं होती है, ये केवल बोलचाल तक सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग तो सीमाओं के पार भी संभव, अर्थात एक देश से दूसरे देश में भी यह स्थानीय भाषा के रूप में माने वह भाषा जो है उसका उपयोग होता है। इसका सबसे एकदम ताजा उदाहरण है, आप नेपाल के जनकपुर में चले जाइए, काठमांडू में चले जाइए, जनकपुर का तो मुझे अनुभव है, तो वहां देखेंगे कि लोग वहां मैथिली या फिर हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में आप वहां बोल करके अपना काम चला लेते हैं। और वो जनकपुर के रहने वाले लोग भी जब भारत आते हैं, खास करके मिथिलांचल वाले क्षेत्रों में जब आते हैं, या इधर उत्तर प्रदेश वाले जो गोरखपुर का जो क्षेत्र जहां से जुड़ता है, तो वहां देखेंगे कि वो हिंदी में बोलता है और हिंदी में लोग समझ जाते हैं। तो भाषा का जो है वह एक देश के सीमाओं के पार भी ये इसमें बातचीत संभव, ये संपर्क भाषा के रूप में काम करता है। जबकि बोली जो होती है उसकी पहचान केवल क्षेत्रीय तक ही होती है, एक क्षेत्र विशेष तक, इस क्षेत्र विशेष में वो बोली जाती है, उतना ही क्षेत्र विशेष तक। अब सपोज कीजिए कि आप मारवाड़ी क्षेत्र से हैं, या आप कन्नौज के क्षेत्र से, या बुंदेलखंड के क्षेत्र से हैं, या मान लीजिए आप अवधी क्षेत्र से हैं, और आप दिल्ली में अवधी बोलिएगा, तो बहुत सारे लोगों को, खुद मेरे जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो अवध क्षेत्र विशेष का जो व्यक्ति होगा वही उस भाषा, उस बोली को समझ पाएगा। जबकि हिंदी बोलिएगा तो आप दिल्ली में बोलिए, हरियाणा में बोलिए, राजस्थान में बोलिए, आप मध्य प्रदेश में बोलिए, उत्तराखंड में बोलिए, उत्तर प्रदेश में बोलिए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, या अन्य राज्यों में चले जाइए जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, तो लोग समझते हैं उस चीज को। तो मेरा कहना है कि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र तक रहती है, जबकि भाषा जो है वो दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों, या कई बार दो से अधिक देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है? तो भाषा को उच्च सम्मान और मान्यता प्राप्त होता है, जबकि भाषा जो बोली जो होती है उसकी सीमित सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। तो यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में केवल आप ये चार्ट बना दीजिए, शुरू में केवल 1-2 लाइन आप इंट्रो में दे दीजिए, 1-2 लाइन अंत में निष्कर्ष में दे दीजिए, उतना सा आपका काम चल जाएगा। 15 अंक का होगा तो 2-3 लाइन आप जो है वो
लिख दीजिए क्या बोलते हैं भूमिका में। फिर बॉडी जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो यही ये जो चार्ट मैंने भी बताया आपको, ये चार्ट में 15 आपने अंतर बता दिया, ये लिख दीजिए और अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए 1-2 लाइन में, आपका आंसर कंप्लीट 15 नंबर में आपको 13, 12, 13 जो भी होता है वो आपको मिल जाएगा। और 20 नंबर का क्वेश्चन हुआ थोड़ा डिटेल्स कर दीजिएगा। अब निष्कर्ष क्या होगा, तो निष्कर्ष भाषा और बोली दोनों ही मानव संचार के आवश्यक अंग हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर उनके प्रयोग क्षेत्र, सामाजिक स्वीकार्यता, साहित्यिक परंपरा, व्याकरणिक नियमबद्धता और सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। भाषा एक व्यापक, मानक और औपचारिक इकाई है, जबकि बोली क्या है, एक स्थानीय, लचीली और अनौपचारिक। मैंने भाषा के लिए औपचारिक शब्द कहा था और यहाँ पे क्या है, ये अनौपचारिक है, ये कंक्लूजन है, अनौपचारिक अभिव्यक्ति है। भाषा में कई बोलियां समाहित होती हैं और जब कोई बोली साहित्यिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मान्यता प्राप्त कर ले तो वह भाषा का रूप ले लेती है। इसीलिए मैंने कहा था कि बोली जो है भाषा का आधार भी है और स्रोत भी है, वही उसका बेस है, वही उसका सोर्स भी है। अब आइए, भाषा जो है वो शिक्षा, शासन, साहित्य, विज्ञान और कला का माध्यम है, जबकि बोली मुख्यतः लोक जीवन और मौखिक परंपराओं की क्या है, संरक्षक होती है। जब कोई बोली साहित्यिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मान्यता प्राप्त कर लेती है तो भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम जो इसका माने कंक्लूजन है वो ये है कि इस प्रकार भाषा और बोली का अंतर उनके प्रयोग क्षेत्र, जिस क्षेत्र तक उसका प्रयोग होता है, वह सामाजिक स्वीकार्यता, समाज में जो स्वीकार्यता उसके स्तर पर, मानकीकरण यानी कि मानकीकृत स्वरूप क्या है, साहित्यिक परंपरा, जो साहित्य उसकी परंपरा उस पर, और सांस्कृतिक भूमिका पर आधारित होती है, कल्चरल जो रेलिवेंस है उस पर वो आधारित होती है। जहां भाषा समाज का औपचारिक और परिष्कृत, याद रखिएगा औपचारिक और परिष्कृत एकदम निखरा हुआ रूप जो है वह संचार माध्यम है, वहीं बोली जो है वो स्थानीय जीवन का आत्मीय और सहज संवाद रूप है। यानी कि बोली जो है वह अनगढ़, बिना गढ़ा हुआ रहता है, वह ऐतिक रूप में उपयोग होता है, इसलिए बोली स्थानीय जीवन का आत्मीय और सहज संवाद रूप है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत खंड ए में अगर बोली और भाषा और बोली में अंतर, अगर विषय से अगर कोई प्रश्न आएगा, चाहे वो 10 नंबर का हो, 15 नंबर को या 20 नंबर का हो, तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपका कोई शंका या आपका कोई संदेह हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, अपना बहुमूल्य सुझाव भी दीजिएगा। और एक कार्य और कीजिएगा कि आप अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में इसलिए भी दीजिए ताकि हमें यह ऊर्जा मिल सके कि मैं आप लोगों को मुफ्त में कम से कम YouTube पर आप जिस टॉपिक से सवाल चाहते हैं, मैंने जिस टॉपिक को मैं अगले दिन लेकर आऊं, इसके बारे में आप अवश्य लिखिए। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी बहुमूल्य टिप्पणी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए मैंने मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह अपने आसपास होने वाली किसी भी हिंसा का विरोध कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।